अगर मैं बोलूं कि मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपका भविष्य बता सकता हूं, सिर्फ भविष्य ही नहीं, आपकी लाइफ कैसी रहेगी, आपका नेचर कैसा रहेगा, यहाँ तक कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो कौन होगा, वो कैसा होगा, और आपके बच्चे कैसे होंगे, ये भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो क्या आप यकीन करेंगे, पर ये एकदम सच है। ज्योतिष विज्ञान हजारों सालों से हमारी संस्कृति और सभ्यता का हिस्सा रहा है। हमारे ऋषियों और मुनियों ने काफ़ी डिटेल में इसके बारे में लिखा है, यहाँ तक कि हमारे वेदों में भी इसका वर्णन मिलता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे श्री नेहा गौतम से, जो एक बहुत ही फेमस ज्योतिष घराने से आती हैं, जिसकी एक 100 साल पुरानी परंपरा है। नेहा खुद भी एक एस्ट्रोलॉजर है और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल साइंस में लेक्चरर भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो नेहा, हाउ आर यू? I'm good. How are you? आई एम गुड। नेहा, हम लोग थोड़ा सा ना हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं कि इसका कहाँ से स्टार्ट हुआ एस्ट्रोलॉजी। क्या इसका कोई ओरिजिन पॉइंट है या ऑब्वियसली इसकी हर किसी की हिस्ट्री होती है, तो एस्ट्रोलॉजी की भी एक हिस्ट्री है। जो एस्ट्रोलॉजी है उसका जो ओरिजिन है, जो ज्योतिष है जो उसका ओरिजिन है, वो हुआ वेदों से। इट्स अ लिम्ब ऑफ वेदास, ये वेदों का अंग होता है। हमारे 4 प्रकार के वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब जो हमारा जो ऋग्वेद होता है वो हमारी प्रेयर्स को, हमारे स्तोत्रास को बताता है। जो हमारा यजुर्वेद होता है हमारे कर्मकांड, हमारे रिचुअल्स को बताता है। हमारा सामवेद, साम का मतलब होता है पीस ऑफ माइंड। जो ऋग्वेद के डिफ़िकल्ट पार्ट होता है उसको ईजिली मैनर में, उसको लिरिकल मैनर में, जिससे कि हम ईजिली मेमोराइज कर पाएँ, वो हमारा सामवेद बताता है। फिर आता है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद में आती है हमारी अकल्ट साइंस, जो कि ज्योतिष है। अब जैसे कि आपको मैंने कहा कि जो वेदों का अंग है, अब जो हमारे वेदास थे वो 6 पार्ट में, 6 अंगों में डिवाइड किए गए थे। जो पहला होता है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। अब मैंने आपसे बोला कि ये 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 6 अंगों में। तो ऑब्वियसली हमारे बॉडी पार्ट्स में भी अंग हैं, तो इससे भी इसको हमने जोड़ा गया है। शिक्षा होता है हमारी नोज, कल्प होते हैं हमारे हैंड्स, व्याकरण होती है हमारा मुख, हमारा माउथ, जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं, निरुक्त होते हैं हमारे ईयर्स, छंद होते हैं हमारे पैर। पहले के ज़माने में, अब ये जो ज्योतिष है मैं आपको बता रही हूँ, ये 500 to 750 सेंचुरीज बिफोर क्राइस्ट की बात है। तो उस समय पेपर्स नहीं हुआ करते थे, उस समय बुक्स नहीं हुआ। ये अगर हम लोग हजारों साल के उसमें बात करें तो ये कितने साल हुए? ये आप लगाओ 500,000 साल की बात कर रहे हैं। उस समय हमारे पेपर्स नहीं हुआ करती थी, बुक्स नहीं हुआ करती थी, तो हम कैसे अपने नॉलेज को आपके द्वारा पहुँचाएं। तो उस वक्त क्या होता था, जो भी जितने भी ऋषि मुनि होते थे जो बोलते थे उसे हम कहते थे श्रुति। जो वो बोल करके सुन करके याद रखते थे उसे हम कहते थे स्मृति। तो श्रुति और स्मृति द्वारा, छंद द्वारा हमारे पास नॉलेज आई, तो हमने छंद को पैर नाम दिया पैरों का। पैरों का काम क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो छंद का क्या काम हुआ, नॉलेज को एक जगह से दूसरी ओर लेकर के आना, हमारे पास लेकर के आना। अब जैसे कि हम ज्योतिष की बात कर रहे हैं, ज्योतिष को हमने अपने अंग नेत्र से जोड़ा गया। नेत्र मतलब हमारी आंखें। आंखों का क्या काम होता है, देखना, हमारा आज देखना, हमारा प्रेजेंट देखना, हमारा पास्ट देखना, हमारा फ्यूचर देखना। अब ज्योतिष को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, होरा, संहिता, गणिता। हो रहा है हमारी प्रोडिक्शन, आज की प्रोडिक्शन, होरारी प्रोडिक्शन। और यदि कोई हमारे पास जातक आता है, जातक मतलब कि कोई जो नेटिव होता है, क्लाइंट हो जिसे हम कहते हैं, अगर कोई हमारे पास आता है उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं है ना, ज्योतिष में तो डेट ऑफ बर्थ की बहुत ज़रूरत होती है। आपको टाइम चाहिए, आपको बर्थ चाहिए, आपको सारी डिटेल्स चाहिए। यदि किसी के पास वो नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, तब हमारी एक आती है होरारी प्रेडिक्शन, जिसे हम कहते हैं प्रश्न कुंडली। यदि आपके पास आपका टाइम नहीं है, आपको नहीं पता, पहले के ज़माने में लोगों की इतनी संतान हुआ करती थी तो उनको अपने बच्चों के सबके टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता होते थे, तो तब हम क्या करते हैं, यदि कोई आता है, हमारी दादी है, दादाजी हैं, उनको कोई भी प्रश्न होता है, तो जिस समय पे वो हमारे पास आ रहे हैं उस समय हम ललित कुंडली बनाते हैं और वहाँ से हम प्रेडिक्शन करते हैं, जिसे हम कहते हैं होरारी प्रेडिक्शन। तो ये है जो। तो मैम एक बात बताइए, ये तो जैसे इसको हम लोग एज अ साइंस भी बोला जाता है कि ज्योतिष विज्ञान, ना कि ऑकल्ट तो एक ऐसा वर्ड हो गया जो मतलब काला जादू और ये उसमें भी होता है। नहीं, अकल्ट मीन्स समथिंग हिडन। ओके।
ये साइंस वो है जो हिडन है, जो सबको नहीं पता. इट्स अ हिडन नॉलेज, इट्स अ हिडन साइंस. Tantric is black magic. We have black magic, we have white magic also. That is tantric vidya. That is different from occult. It comes in occult, but it is not, we call it as occult as a tantric. No, that's a wrong word. That's a wrong term. तो ये साइंस है, तो ये मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ तो बेस होगा ना कि इसको साइंस क्यों कहा जाता है? Obviously, देखो astrology means astro means stars, logo means लैंग्वेज. तो इट्स अ लैंग्वेज ऑफ स्टार्स ना. कॉन्स्टलेशन जितने भी हम कहते हैं नक्षत्रास क्या है? कॉन्स्टलेशंस है, स्टार्स है. स्टार्स की जो भाषा होती है उसको एक एस्ट्रोलॉजर समझता है और उसको एस्ट्रोलॉजी का नाम दिया गया है. तो आपकी कुंडली में जितने भी ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, उनकी स्टडी की जाती है. हर एक प्लैनेट कुछ ना कुछ को हमारे को दर्शाता है, जिसकी हम स्टडी करके आपको बताते हैं कि आपकी लाइफ में ये घटित होने वाला है, ऐसा होने वाला है, जिसके आधार पे हम आपको उपाय रेमेडीज भी देते हैं. सो इट्स अ साइंस जो हम देख पा रहे हैं, उन साइंस को देख पा रहे हैं. अब हम अपनी आंखों से प्लैनेट्स को देख पा रहे हैं ना, सैटर्न को, वीनस को, मर्करी को, हम सबको देख पा रहे हैं. दैट इज साइंस. हजारों साल पहले भी हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि ये स्टार्स हैं, ये प्लैनेट्स हैं, कि मूवमेंट आपकी बॉडी पे कुछ असर डालती है. ऑब्वियसली इसका मूवमेंट हमारी बॉडी पे असर डालती हैं. अब देखो जो हमारा ब्रह्मांड है वो 5 तत्वों से बना है. उसका छोटा पार्ट हम बने हैं, उस पूरे ग्रैंड पार्ट का स्मॉल पार्ट हम लोग हैं. हम भी उस 5 तत्वों से ही बने, जिस 5 तत्वों से हमारा ब्रह्मांड बना हुआ है. क्योंकि 5 तत्व क्या है? भूमि, अग्नि, वायु, जल, आकाश. ये 5 तत्व हैं. इसी से हम इंसान बनेंगे. इसका अब ये जो 5 तत्व है, इसे कोई ना कोई 7 प्लैनेट्स रूल करते हैं. जो 7 ग्रह हैं वो किसी ना किसी का यहाँ पर स्वामी है इन सब चीज़ों को, जो हमें गवर्न कर रहे हैं. क्योंकि हम सब कुछ इसका अमालगेशन ही तो है, हम लोग सारा अमालगम है जो इन 5 कॉन्स्टिट्यूट्स का जो एलिमेंट्स है उसका अमालगेशन ही तो है हम लोग. तो ये हमें गवर्न कर रहे हैं प्लैनेट्स. इस वजह से ही हम इनके आधार पर आपको बोलते हैं. सपोज कोई जातक हमारे पास आता है, हम उनको बोलते हैं कि आपके चार्ट में शनि की कुछ ना कुछ गड़बड़ है. हाँ, ये जो प्लैनेट है शनि, इससे आई थिंक लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं. हाँ, जो कि घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. सैटर्न को न्यायाधीश का नाम दिया गया है, जज है सैटर्न. सैटर्न तो आपकी जो सिग्निफिकेटर ऑफ वर्क, सिग्निफिकेटर ऑफ कर्मास है सैटर्न. जो शनि देव है वो आपके काम, आपके जॉब की सिग्निफिकेटर है. यदि आप शनि को समझ पाएंगे, शनि आपसे चाहता है, शनि आपसे सिर्फ ये कहता है कि आप एक डिसिप्लिन लाइफ जिए, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाएंगे, अपने धर्म. अब धर्म क्या होता है? आपका धर्म ये नहीं है कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ये आपका धर्म नहीं है. आपका धर्म एक फादर का क्या है, एक सन, एक बेटे का आपका क्या धर्म है, एज अ पति आपका क्या धर्म है, एज अ भाई आपका क्या धर्म है. उस धर्म को यदि आप अपना फुलफिल करते हैं, अच्छी तरीके से निभाते हैं, तो शनिदेव हमेशा आपके साथ रहते हैं. शनिदेव कहते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, अपने सर्वेंट्स के साथ अच्छा बिहेवियर रखो. यदि आप उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं रखते, कोई आपका सर्वेंट है, आप उसको बोलते हो 2 दिन उसने कुछ बीमार था, उसने छुट्टी मार ली, अब आप कहोगे तेरे तो मैं पैसे काटूंगा, है ना. अब बीमार तो हम और तुम भी होते हैं ना, होते हैं हम भी बीमार. अगर कोई हमें ऑफिस में बोले कि आपके पैसे कटेंगे, तो हमें भी तो बुरा लगेगा, हम भी कहेंगे कैसा बॉस मिला है हमें. एग्जैक्टली ना. तो उसी प्रकार हम कहीं ना कहीं अपने शनि को खराब कर रहे हैं यहाँ पर. तो शनि कहता है कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, आप डिसिप्लिन लाइफ जियो. सुबह टाइम से उठो, टाइम से रहो, तामसिक मत बनो. तामसिक मतलब नॉन वेज, एल्कोहल, ये सब चीज़ें ना बोलो, सात्विक रहो अपनी लाइफ में. तो शनि आपके साथ हमेशा रहे. फिर जितने भी जो पंडित हैं और जो जितने मैं एस्ट्रोलॉजर्स को जानता हूँ, वो शनि को लेकर इतना डराते क्यों हैं? हाँ. और जब बल्कि मैंने तो ये कहानी भी सुनी है कि हनुमान जी के ऊपर भी शनि की दृष्टि थी. हाँ, बल्कि हनुमान जी पे 7.5 नहीं चढ़ती. हर इंसान को 7.5 आएगी ही आएगी, अवश्य रूप पे आएगी. चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूँ, हमें 7.5 से गुजरना ही होगा. अब वो 7.5 में क्या होगा? उस 7.5 में सैटर्न का जो बल है, हमारी जो बॉडी है, उस पर ज़्यादा हो जाता है. यदि अगर मैंने वो शनि के सारे काम कर रही हूँ, तो मुझे घबराने की ज़रूरत है क्या? अगर जैसे कि हम स्कूल में हैं,
ठीक है। अब स्कूल वाले कहते हैं आपको ये रूल फॉलो करने हैं। अब एक दिन इंस्पेक्शन का दिन है, तो उस दिन आप डरोगे नहीं? डरोगे, क्योंकि मैं तो सारे रूल्स फॉलो कर रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है डरने की। चाहे कोई भी आ जाए, कभी भी प्रिंसिपल मैम उठ के आ जाए क्लास में, मुझे तो डरने की ज़रूरत नहीं है ना। तो जब मैं सैटर्न की सारी चीज़ों को ठीक तरीके से निभा रही हूँ, तो मुझे तो डरने की ज़रूरत है ही नहीं ना। डरता वही है जो बुरा काम करता है ना। तो हर एक प्लैनेट, अभी तो सिर्फ हम एग्जांपल लिए सैटर्न का, शनि का, हर एक ग्रह कुछ ना कुछ आपसे कहता है। यदि हम वो जो कहते हैं प्रिंसिपल्स को फॉलो कर लेंगे, तो हमारी जो जिंदगी है वो बहुत अच्छी होगी। अगर हमारा चार्ट में कुछ ना कुछ खराब होके बैठा है वो ग्रह, लेकिन अभी की लाइफ में उसको हम अच्छे से जी रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, तो उसके उतने मैलेफिक मतलब उतने पाप हमें उसके इफेक्ट्स नहीं मिलते। मतलब आप कह रहे हो कि अगर मेरे कर्म ठीक है तो हाँ। मुझे शनि से डरने की जरूरत नहीं। है। और जो शनि कह रहा है अगर हम वो कर रहे हैं, तो मुझे कतई शनि से डरने की जरूरत। कुछ उपाय हैं जो इंसान को करने चाहिए शनि जब आपकी दशा चल रही है, 7.5 हो गई या ढैया हो गई? एक तो मुझे इसका डिफरेंस भी बताइए कि 7.5 सती और ढैया का क्या डिफरेंस है और इसके क्या उपाय होने चाहिए? देखो, 7.5 ढैया मतलब 3 पार्ट्स में 7.5 को डिवाइड किया गया है। ढैया 3 बारी, तो वो 7.5 साल हो गए, ठीक है ना। अब इसके उपाय, सबसे पहला उपाय यही होता है कि आप शनि महाराज जो कहते हैं उनको करो। फिर उसके बाद बहुत से उपाय होते हैं। अब तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम सबसे भरा हुआ ही है। ये एक बहुत क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत दिन से चल रहा है कि आप यूट्यूब या फेसबुक जब आप सर्व कर रहे हो तो हर दूसरा तीसरा वीडियो आपको एक मिल जाएगा कि यार आप ना 4 लॉन्ग पीपल के पेड़ के नीचे दबा के आ जाओ, आपका कर्जा उतर जाएगा। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो ये भी देखा कि आपकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है, हाँ। तो आप एक तेज पत्ते पे उस पर उसका नाम लिख के और उसको आप जला दीजिए, तो आपकी गर्लफ्रेंड वापस आ जाएगी। तो ये जो है, इसमें जो एक लेमन को कैसे पता चले कि यार ये जो मैं करूँगा वो सही है गलत है? देखो, पहले सबसे बड़ी बात होती है कि आपको पता है कि मुझे लाइफ में चाहिए क्या। कभी भी किसी भी शॉर्टकट के पीछे मत भागो। ये सब शॉर्टकट ही तो है कि आप ये कर तो ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही हो रहा होता तो इस जहान में इतने ब्रेकअप हो रहे होते, इतने डिवोर्स हो रहे होते? हाँ, ऐसा हो रहा होता? नहीं होता ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। कभी भी हमें शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना। जैसे कि आपको मैंने बोला कि सबसे पहले उस पर्टिकुलर प्लैनेट, अब वो सैटर्न हो सकता है, वो मर्करी, बुध ग्रह हो सकते हैं, वो शुक्र वीनस हो सकते हैं, वो मार्स हो सकते हैं, मंगल, वो बृहस्पति जुपिटर हो सकते हैं, कोई भी ग्रह हो सकता है। वो सब एक प्रिंसिपल कहता है। अब सैटर्न की अगर हम बात कर रहे हैं, अभी चर्चा कर रहे हैं हम शनि के ऊपर, तो शनि कहता है ये चीज़ें करो, ये करनी है आपने कहा आपके पास 3 होते हैं रास्ते। आपने पहले रास्ता तो सही करनी है, जिसके सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, जिसकी 60% है कि आपको ये चीज़ करनी है, वो तो आपने अच्छी तरीके से कर ली। फिर आती है उपाय, रेमेडी। सबसे ईजी रेमेडी होती है शनि की कि आप अपने नौकरों को, अपने सर्वेंट्स को, अपने मेड्स को, अपने हाउस हेल्पर्स को कुछ भी काली वस्तु, शनि काला और नीले को डिनोट करता है, इसलिए हम कहते हैं काली वस्तु शनिवार के दिन आप इन सर्वेंट्स को दे दीजिए। अब यहाँ पर बात आती है कि हमें सर्वेंट्स को देना है, ब्राह्मण को देना है ना। अब कोई प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जिसका दान हमें ब्राह्मण को ही देना होता है, वो हम सर्वेंट्स को नहीं दे सकते, ठीक है ना। अब शनि हमने जैसे कि कहा एक शूद्र है, जैसे कि हमारे वर्ण होते हैं ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ऐसे ही हमारे जो शनि है शूद्र वर्ण के हैं। तो शूद्र मतलब कि हमें इसका जो भी दान देना है अपने सर्वेंट्स को, आपको किसी भी ब्राह्मण को नहीं दे सकते आप ये दान। तो आप कोई भी काले रंग की वस्तु शनिवार के दिन, जैसे कि माँ की दाल होती है, उड़द की दाल होती है, साबुत दाल, वो दे सकते हैं, काले चने दे सकते हैं। आप किसी भी चीज़ का, जैसे भी कोई भी चीज़ काले तिल का दान कर सकते हैं। आप अपने सर्वेंट्स को ये सब दे सकते हैं। कुछ भी आप दान करें उसके ऊपर पैसे अवश्य से रखें। जब भी आप किसी ब्राह्मण को दे रहे हैं तो उस पर दक्षिणा अवश्य से रखें। किसी भी अपने सर्वेंट को दे रहे हैं, चाहे आप 10 रुपये रखें, 5 रुपये रखें। देखो, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता कि स्पेसिफिक क्वांटिटी ही देनी है, मुझे 5 किलो देना है, मेरे को 10 किलो देना है, नहीं। जब हम परेशान होते हैं तो हमारी खुद ही पॉकेट अलाउ नहीं करती कितना हम दे सके। तो आप जितना निभा सको, चाहे आप एक कटोरी दो, ठीक है ना, लेकिन जितना आप निभा सको। ये नहीं कि पहले शनिवार को तुमने 5 किलो दे दिया, अरे अब तो उड़द की दाल बहुत महंगी हो गई है, अब 5 किलो तो दे नहीं सकते। तो जितना आप निभा सको आप उतना दे सकते हो उसको। सिंपल सी रेमेडीज होती हैं ये करने से आपका सैटर्न अपने आप स्ट्रॉन्ग होता है। और ये सब राशियों के लिए सिमिलर होती है या किसी एक राशि के लिए या किसी एक
अगर मेरी कुंडली के हिसाब से ये अलग अलग बदल जाती हैं या सेम रहती हैं? देखो रेमेडी सेम रहेगी, कहीं ना कहीं अगर आपको शनि की महादशा चल रही है, आपको 7.5 चल रही है, अंतर प्रत्यंतर दशा कहीं ना कहीं शनि की चल रही है, और आपकी चार्ट में शनि कहीं ना कहीं मैलेफिक होके बैठा है, पाप ग्रह होके बैठा है, पीड़ित होके बैठा है, तो चाहे वो कोई सी भी राशि हो, वहाँ पर आपकी ये रेमेडीज रहेगी। पहले आपको बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करना है, उसके बाद आपको ये रेमेडीज सेट करनी है, तभी आप खोज के रिजल्ट मिलते हैं, फिर आपकी कर्मा तो है। वैदिक साइंस और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, इन दोनों में क्या फ़र्क है? ये क्या एक ही की ब्रांच है या बिल्कुल अलग ही चीज़ें हैं? देखो बिल्कुल अलग है। देखो हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ये वर्क करती है मून पे, जिसे हम कहते हैं चंद्रमा पे, और वो वर्क करती है सूर्य देवता पे, सन पे, सीजन्स पे, जो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है। सन जो सूर्य देवता होते हैं वो एक राशि से दूसरी राशि जाने के लिए, गोचर करने के लिए, ट्रांजिट करने के लिए उनको 30 डेज का टाइम लगता है, जिसे हम कहते हैं 1 महीना लग जाता है उनको। तो आप खुद सोचिए, जब एक सूर्य देवता को एक राशि से दूसरी जाने में 30 दिन लग रहे हैं, तो कितना प्रभाव होगा? उतनी प्रोडिक्शन सटीक तो नहीं आ सकती ना। जो कि हमारी जो वैदिक साइंस है, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वो वर्क करती है मून पे, चंद्रमा पे, जिनको 2.25 दिन लगते हैं ट्रांजिट करने में, गोचर करने में, एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए, जो कि हम सटीक प्रोडिक्शंस देते हैं। हमारे यहाँ पर कुंडली मिलान होता है, मैच मेकिंग होती है, जब भी किसी की दोनों लोगों की शादी हो रही होती है, हम कुंडली मिलान ज़रूर करवाते हैं, कितने गुण मिल रहे हैं, क्या हो रहा है, सब कुछ। उसके बाद मुहूर्त, हमारा सब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में है। आपकी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में मुहूर्त, कुंडली मिलान ये सब नहीं है, वहाँ पर आपको सटीक प्रेडिक्शन नहीं मिलती। वहाँ पर राहु केतु को, जैसे कि हमने कहा कि राहु केतु 2 छाया ग्रह हैं, शैडोइंग प्लैनेट्स हैं, वहाँ पर राहु केतु को इग्नोर किया जाता है, वहाँ पर उनको ड्रैगन हेड और ड्रैगन टेल के नाम से जाना जाता है। वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी प्लैनेट बेस्ड ही है या? हाँ प्लैनेट बेस्ड है, वहाँ पर सिर्फ ये 7 ग्रह लिए जाते हैं, वहाँ पर राहु केतु को नहीं लिया जाता, वहाँ पर उनको ड्रैगन हेड ड्रैगन टेल बोला जाता है। जैसे कि हम राहु केतु को अपनी प्रोडिक्शंस में लेते हैं, शैडोई प्लैनेट्स हैं, वो शायद ग्रह है, लेकिन उसको हम अपनी प्रोडिक्शन में लेते हैं, लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी राहु और केतु को कंसिडर नहीं करता। अभी आजकल के जो बच्चे हैं, जो मतलब मेरी जनरेशन तो आई थिंक अभी भी फॉलो करती है इन रूल्स को और एस्ट्रोलॉजी में बिलीव भी करती है, पर आजकल की जो जनरेशन है वो तो लॉजिक ढूंढती है। जी exactly. हर एक चीज़ में उनको एक लॉजिक चाहिए, या मैं सूर्य इतनी दूर है मेरे से, मैं उसको जल चढ़ाऊँ सुबह सुबह उठ के, तो उसका क्या बेनिफिट है, उसके पीछे साइंस क्या है? देखो क्या होता है, जैसे कि अभी हमने पहले भी चर्चा की थी कि जो हमारा बॉडी, हमारी जो शरीर बना हुआ है 5 तत्वों से बना हुआ है। अब ये 5 तत्व किसी न किसी ग्रह को डिनोट कर रहे हैं। अब जैसे कि अगर हम बात करें फायरी साइंस, मतलब कि फायरी एलिमेंट की, अग्नि तत्व की, जो कि सूर्य देवता को दर्शाता है। अब किसी भी जातक के अंदर जो फायरी एलिमेंट है, हमने कहा कि हम 5 तत्वों से बने हुए हैं, तो वो 5 तत्व में हमारा जो फायरी एलिमेंट है, जो सूर्य का अंश है, यदि किसी का ज़्यादा होता है तो उसको ज़्यादा गुस्सा आता है। यदि मेरे अंदर ज़्यादा गुस्सा आएगा, तो अब जब हम कह रहे हैं सूर्य को जल चढ़ाओ, तो वो सूर्य को जब जल चढ़ रहा है तो हम सूर्य को जल नहीं चढ़ा रहे, जो हमारे अंदर फायरी एलिमेंट है हम उसको काम कर रहे हैं, हम उसको ठंडा कर रहे हैं कि मेरा गुस्सा, जो मेरे अंदर अग्नि तत्व है, वो कम हो, इसलिए हम उस पर जल चढ़ाते हैं। क्योंकि अग्नि कैसे बुझती है? जल से बुझती है ना, तो इसलिए हम वो सूर्य देवता को कहते हैं कि जल चढ़ाओ। लेकिन जो आपके अंदर फायरी एलिमेंट की अंश डिग्री ज़्यादा है, वो कम हो। तो मतलब इसके पीछे ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी आईसाइट, जो साइंस से जोड़ दिया जाता है कि मेरी आईसाइट ठीक होती है जल से? जो हमारी जो सन है वो आईसाइट को दिखाते हैं, आपकी आंखों को दर्शाते हैं। यदि अगर हमारा वो पर्टिकुलर प्लैनेट अच्छा होगा तो ऑब्वियसली मेरी आईसाइट भी अच्छी होगी ना। जिस चीज़ को वो ग्रह दिखाता है, वो चीज़ जब, जैसे ही मेरे प्लैनेट, मेरा चार्ट वो अच्छा स्ट्रांग होता रहेगा, तो उसी प्रकार वो चीज़ भी तो मेरी बॉडी में जिस चीज़ को दिशा रहा है, जो अंग को, वो भी तो स्ट्रांग होता रहेगा, तो आईसाइट भी तो मेरी अच्छी होती जाएगी ना। हम ऐसे कुछ जेनेरिक उपाय हैं जो एक आदमी को करते रहने चाहिए ताकि उसकी लाइफ सेटल चलती रहे या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ना आए? देखो जो हर एक इंसान को करना चाहिए, सबसे पहला जो भी आपने कहा, सूर्य को जल, हर किसी को चढ़ाना चाहिए सूर्य जल। हमारे उस पे राशि का कोई फर्क नहीं होता? हाँ हर एक को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सूर्य से उनसे सृष्टि चल रही है, चंद्रमा सूर्य से तो हमारी सृष्टि चल रही है। तो हमें अपने सन को, मून को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। सन क्या होता है? आत्मा, सोल। मून क्या होता है? हमारा मन। अगर हमारा मन ही उदास रहेगा तो हम कुछ लाइफ में आप कर पाएंगे? मन में कान बजाने का मन नहीं करेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, बस कहेंगे लेटे रहो, कुछ मेहनत करने का मन नहीं करेगा। तो सन और मून को स्ट्रॉन्ग करना है सबसे बड़ी बात।
रेमेडीज़ की अगर हम बात करें तो हमें हर एक अमावस्या पूर्णिमा पे हर किसी को दान करना चाहिए। अमावस्या पे क्यों? क्योंकि उस दिन चंद्रमा नहीं होते, है ना? और पूर्णिमा पे फुल मून होता है हमारा, जिसे हम अमावस्या को न्यू मून कहते हैं, पूर्णिमा को हम फुल मून कहते हैं। उस दिन यदि हम कुछ ना कुछ दान करेंगे, जो हमारा मून होता है वो वॉटरी एलिमेंट है, ठीक है, जन तत्व है, इन्वोक है, और वो वाइट कलर को प्रेजेंट करता है, डिनोट करता है। तो उस दिन अगर हम कुछ भी, जैसे कि हम कहते हैं ना अमावस्या पे दूध दो, खीर दो, क्यों दो? क्योंकि वो वाइट कलर को रिप्रेजेंट करता है, वाटरिंग है, इसलिए आप दूध दो। और आपको हर एक संक्रांत पे, संक्रांत मतलब जब हमारे सूर्य देवता एक राशि से दूसरी राशि पे जाते हैं, तो देखो जब हम कपड़े बदलते हैं, जब हम कपड़े चेंज करेंगे तो एक समय पे हम निर्वस्त्र होंगे ना, उसी वक्त उसी तरह सूर्य देवता संक्रांत के दिन 0 डिग्री पे होते हैं। उस दिन उनके अंदर कोई बल नहीं होता, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हो, चाहे वो कोई भी हो। उस दिन सूर्य देवता किसी के लिए स्ट्रांग नहीं होते। तो उस दिन संक्रांत के दिन हमें कोई भी ऑस्पिशियस वर्क नहीं करना चाहिए, कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। उस दिन हमें सूर्य देवता का दान करना चाहिए, जिसे कि हम सिर्फ एक मकर संक्रांति पे करते हैं, ओके। है ना? साल में जब आती है हमारी मकर संक्रांति, उत्तरायण की संक्रांत को आई थिंक हम लोग तो एज अ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हाँ, हैं। क्योंकि उस वक्त तो उत्तरायण होता है, तो वहाँ पर फसल कटती है, तो एज अ फेस्टिवल करते हैं। बट उस समय भी 0 डिग्रीज पे ही होता है वो सन। अब हमारे जो पूरे साल में 12 संक्रांतियाँ आती हैं, जैसे कि मैंने कहा हर महीने संक्रांत आती है, तो हमें एक संक्रांत पे ना दान करके 12 की 12 संक्रांत पे हमें दान करना चाहिए, अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। यदि कोई जातक अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांत का दान करता रहेगा, कोई और दान करे ना करे, ये तीनों दान, और जब भी कोई ग्रहण आएगा तब दान करेगा, तो उसका देखना अपने आप ही उसको सकारात्मक परिणाम मिलता। तो आपने कभी किसी का ऐसा प्रेडिक्शन किया है कि उसको थोड़े टाइम बाद पता चला कि ये तो जो हमने प्रेडिक्ट किया था वो एकदम वैसे ही सटीक? देखो ये हमारा काम ही है, जब देखो हमारे पास कोई आता है तो उसको प्रेडिक्शन की उसमें ही आता है कि आप हमें कुछ बताइए ऐसा कि हाँ, जब हम उसको बोलते हैं कि आपका इस टाइम पे प्रमोशन होगा, आप यदि मेरे पास आ रहे हैं तो मुझे दिख रहा है कि आपका प्रमोशन का पीरियड आने वाला है। अब वो पीरियड में आपको 10-15 दिन जल्दी भी ला सकते हो। कैसे कर सकते हैं हम? रेमेडीज़ द्वारा। जो जो आपको पर्टिकुलर प्लैनेट प्रमोशन देने वाला है उसको हम और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं रेमेडीज़ करवा करके। तो वो जो आपको प्रमोशन 5-10 दिन बाद में ये था वो आपको जल्दी मिल जाता है, लेकिन वो मिलेगा ज़रूर आपको। आपका जो चार्ट है वो हमें सब कुछ बताता है। आप यदि मेरे पास आ रहे हैं, आप मुझे कह रहे हो मैं तो मैम माता पिता के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रखता हूँ, अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर है मेरे सिबलिंग्स के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर है, लेकिन आपका चार्ट मुझे सब बता रहा है कि आप अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार रखते हैं, अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार रखते हैं, अपने छोटे भाई बहन के साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। तो वो हमें पता चल जाता है बाय सीइंग द चार्ट। तो मैम फिर अगर ये सब कुछ उसका पूरा लाइफ आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो फिर फ्री विल तो खत्म ही हो गई ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये होना है। नहीं, अब यहाँ पर हमारा जो फ्री विल का टॉपिक आता है, जो होना है, देखो हमारे 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचिता कर्म, प्रारब्ध कर्म और हमारा आगामी कर्म। अब संचिता होते हैं जो हम सब भुगत भुगत के आ गए हैं, प्रारब्ध होता है जो हम अपने लास्ट बर्थ से, हम अपने पिछले जन्म से लेकर के आ रहे हैं। अब वो मुझे यहाँ पर इस करंट जो मुझे जन्म मिला है ना उसमें भुगतना है। अब वो सीट तो आ गया, मुझे फ्री विल आ गई, वो फार्मिंग, वो सीड मेरा कर्म हो गया, फ्री विल होगी मेरी फार्मिंग। अब उसको मैं उस खेती के अंदर जितनी खाद डालूंगी, जितना पानी डालूंगी, उतना ही वो सीड ग्रो करेगा। मैम अगर सीड आपको बबूल का मिला है तो आप आम का पेड़ तो नहीं उगा सकते, वो तो बबूल ही उगेगा। हाँ, वो उगेगा तो वो बबूली, लेकिन आप उस चीज़ को कम कर सकते हैं। सपोज अगर मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट लिखा है, मैंने देखा है कि मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट लिखा है, तो मैं उस चीज़ को अपने कर्मों से, अपनी फ्री विल से एक छोटी सी सुई चुभेगी मुझे और वहाँ पर खून निकलेगा, लेकिन वो खून निकलेगा ज़रूर, चाहे वो सुई चुभने से निकले, चाहे वो एक्सीडेंट में निकले। तो वो कर्म हमारे बहुत प्रभावशाली होते हैं। यदि सपोज किसी के चार्ट में डिवोर्स लिखा है, तलाक लिखा है, और आपको मैंने बताया कि आपके चार्ट में तलाक है, लेकिन आप नहीं चाहते उस तलाक को, तो आपकी फ्री विल काम आएगी वहाँ पर सर्कमस्टांसेस ऐसे बनेंगे कि आपके तलाक के चांसेस हो, आपके डिवोर्स के चांसेस हो, लेकिन आप नहीं चाहते उसको। तो जब तक आप नहीं चाहते वो तलाक कोई करवा ही नहीं सकता, क्योंकि आप वहाँ पर इनिशिएटिव ले रहे हो, आप अपने एफर्ट्स डाल रहे हो रिलेशनशिप में। जी। तो फ्री विल बहुत हर जगह काम आती है। तो मतलब आप अपने कर्म ठीक रखो, जो आपको करना है वो कीजिए। हमारे चार्ट में 12 घाट होते हैं,
जो 10वां घर होता है 10th हाउस का होता है, वो होता है हमारे कर्म का, वो जिसने खाली छोड़ रखा है। उस 10वें भाव से आप अपने पूरे कुंडली को चेंज कर सकते हो। अच्छा, अगर उस कुंडली में आप क्या पाओगे, मैं उसमें अगर हमारे नीच के ग्रह उठे आके बैठ गए तो फिर क्या करेंगे? सुना होगा नहीं ये वर्ड, जी। नीच के शनि है, नीच के चंद्रमा है, जिसे हम अपनी टर्म्स में कहते हैं डेबिलिटेटेड मून या फिर डेबिलिटेटेड कोई भी प्लैनेट। अगर वो ग्रह नीच का भी होके बैठा हुआ है मेरी कुंडली में, लेकिन मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैं अपने माता पिता के साथ बहुत अच्छा करती हूँ या करता हूँ, कोई भी है, तो वो उस चीज़ को, जो मैलेफिक इफेक्ट्स आपको मिलने वाले थे, जो मैलेफिक रिजल्ट्स आपको मिलने वाले थे, वो आपको नहीं मिलेंगे। अगर वो आपको 100% मिलने थे तो आपको सिर्फ वो 1, 2, 3%। मैम ये ग्रहों की दृष्टि क्या होती है, मतलब इसको कैसे और एक्सप्लेन किया जा सकता है कि देखो, हमारे जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, इनर प्लैनेट्स होते हैं, आउटर प्लैनेट्स होते हैं ना, ये तुमने सुना होगा। जितने भी इनर प्लैनेट्स होते हैं उनके हमारे पास सिर्फ एक ही दृष्टि होती है, जिसे हम कहते हैं 7वीं दृष्टि। और जितने भी आउटर प्लैनेट्स होते हैं, जैसे कि हमारा मंगल हो गया, शनि हो गया, इनर एंड आउटर प्लैनेट्स में क्या? मतलब इनर आउटर मतलब जो धरती के पास है इनर प्लैनेट्स है, Right. और जो धरती से दूर है वो आउटर प्लैनेट्स है। तो सन को भी एज अ प्लैनेट? हाँ, सन को भी हमारी ज्योतिष विद्या में एक प्लैनेट के रूप में लिया गया है, ठीक है, जिसे हम अभी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी और जियोसेंट्रिक थ्योरीज होती हैं हमारी टर्म्स में, जो एस्ट्रोलॉजी में हम दोनों थ्योरीज लेते हैं, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी भी लेते हैं, जियोसेंट्रिक थ्योरी भी लेते हैं। अब जैसे कि हम दृष्टि की बात कर रहे हैं, इनर प्लैनेट्स के पास सिर्फ एक दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि, और जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं, मतलब जो धरती से दूर है, जो कि हमारे हैं मार्स, मंगल, शनि, सैटर्न, बृहस्पति, जुपिटर, इनके पास 2 दृष्टि एक्स्ट्रा होती है, ठीक है। अब हम कहते हैं जो शनि की 7वीं दृष्टि होती है वो मारक होती है, इसलिए हम कहते हैं कि कभी भी शनि के मंदिर में जाओ, कभी भी उनको सामने से प्रणाम नहीं करो, कभी भी उनके सामने हाथ नहीं छोड़ने, हमेशा उसके ख्याल पीछे से पीछे हाथ रखने, क्योंकि जब भी हम शनि को प्रणाम करते हैं उनकी मारक दृष्टि होती है, तो हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है, जिसके पीछे बहुत सी कथाएं भी है इसमें कि शनि की 7वीं दृष्टि मारक दृष्टि होती है। जैसे कोई एक स्टोरी? जैसे कि अगर हम स्टोरी की कथा की बात करूं, तो एक परी शनिदेव गए थे सभा में, जहाँ पर गणेश जी थे, माता पार्वती थी। तो माता पार्वती ने कहा कि शनि महाराज ऐसे नीचे झुक के बैठे हुए, तो मैंने कहा ऐसे झुक के क्यों बैठे हो शनि महाराज? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ऊपर नहीं देखूंगा, अगर मैं ऊपर देखूंगा तो आपका बेटा जो है उसको कुछ ना कुछ मारक हो जाएगा, कुछ ना कुछ उसको उसके साथ बुरा घटित हो जाएगा। तो माता पार्वती गुस्सा हो गई, वो कहती है आप किसके लिए बोल रहे हो, आपको पता है ये है कौन? ये माता पार्वती का पुत्र, ये महादेव का पुत्र है, आप इनके लिए बोल रहे हो? उसने कहा, उन्होंने कहा माता मैं क्षमा चाहता हूँ, बट मैं नहीं देखूंगा। उन्होंने कहा मैं आपको आदेश दे रही हूँ, आपको देखना ही होगा इनको। जैसे ही उन्होंने देखा, जो क्या कहते हैं गणेश जी थे वो बेहोश हो गए, उन्होंने कहा मृत्यु आ गई उनको। तो बहुत ही जो माता पार्वती थी बहुत चिल्लाई, बहुत क्रोधित हुई, उन्होंने क्रोध में आकर शनि महाराज को श्राप दे दिया। तब शनि महाराज बोले मैंने माता पार्वती आपसे तो पहले ही कहा था कि ऐसे ऐसे हो जाएगा, बट उन्होंने क्रोध में आके दे दिया। जैसे ही उनको वापस से जीवन दान मिला गणेश जी महाराज को, वो ठीक हुए, तब उनको अपनी गलती महसूस हुई कि इन्होंने तो मुझे पहले ही बोल दिया था, लेकिन गुस्से का श्राप उन्होंने जब दिया था उसकी वजह से शनि महाराज की जो एक टांग थी वो खराब हो गई, जब से वो लंगड़ा के चलने लगते हैं। तो इसलिए शनि महाराज की जो 7वीं दृष्टि है वो मारक दृष्टि है, इसलिए कभी भी उनको सामने से प्रणाम नहीं करना चाहिए, हमेशा एंगल से उनको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि शनि की 3 दृष्टि है, 30वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो हमेशा 30वीं दृष्टि एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल से करना चाहिए, कभी भी सामने से नहीं। अच्छा, बिल्कुल सामने जाके उनके मतलब मत्था नहीं टेकना है। हाँ, मत्था नहीं टेकना। और उनको तेल चढ़ाने के पीछे की क्या कहानी है? उनको तेल चढ़ाने की पीछे एक कहानी, जो सरसों का तेल होता है हमारा, वो कहीं ना कहीं शनि महाराज को, क्योंकि सैटर्न जो है वो ऑयल, आपकी जो माइनिंग होती है ना, उसको डिनोट करता है। तेल कहाँ से निकलता है? माइनिंग से। तो इसलिए हम तेल चढ़ाते हैं शनि महाराज को खुश करने के लिए। अच्छा, मतलब इसके पीछे कोई ऐसा इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं है? हाँ, कि ऐसे देखो कि इसकी माइनिंग होती है ना, इस वजह से हम उनको तेल चढ़ाया जाता है। एक चीज़ मुझे जो पूछनी थी कि जो एक कुंडली होती है, हाँ जी, उस कुंडली से हम लोग क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मतलब और कुंडली कैसे बनती है, उसके पीछे की क्या रीजंस होते हैं कि एक बच्चा किसी टाइम में पैदा हुआ है तो उसकी कुंडली में ये होगा? देखो जो कुंडली होती है, जब भी किसी जातक का, किसी बच्चे का जन्म होता है, अगर सपोज आज के दिन पे किसी का जन्म हुआ, तो आज के दिन आकाश में जहाँ भी कौन सा ग्रह बैठा है उसका स्क्रीनशॉट आपकी कुंडली बन जाती है। जब हम पैदा हुए थे तो वो
वो जो कुंडली है उसका स्क्रीनशॉट है, उस दिन का स्क्रीनशॉट है कि जब मैं पैदा हुई थी सूर्य देव इस राशि में थे, शनि देव इस राशि में थे, वैसे हमारी कुंडली बात करते हैं। अब जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था, जो हमारी ज्योतिष विद्या 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई थी, होरा, गणिता, सनिता, संहिता। गणिता होती है हमारी मैथमेटिक्स, हमारी कैलकुलेशंस, जो कि आजकल ओवरटेक कर लिया है सॉफ्टवेयर्स ने, है ना। सॉफ्टवेयर्स में आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे, आप टाइम डालोगे, प्लेस डालोगे, आपके सामने 1 मिनट में कॉन्स्टेलेशन चार्ट आ हाँ पूरी लगत कुंडली आ जाए। देखो जो हमारी कुंडली होती है उसमें 12 घर होते हैं, 12 हाउसेस होते हैं, हर एक घर कुछ ना कुछ हमें बताता है। अब जैसे कि अगर कोई भी किसी जातक को क्वेश्चन है मैरिज से रिलेटेड, तो हमें पता होना चाहिए हमें कौन सा घर देखना है उसका। तो अगर हम उसके पूरे 12 घर की बात करें तो फर्स्ट हाउस जो होता है हमारा लग्न कहते हैं, जिसे हम असेंडेंट कहते हैं, वो हमारी हेल्थ के बारे में, हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्शन के बारे में, हमारी देह, हमारी रंग रूप के बारे में, हमारी बिल्ड के बारे में बताता है। दूसरा भाव होता है हमारा धन भाव, जो हमारे को धन, मनी, वेल्थ के बारे में बताता है जातक की। तीसरा भाव होता है हमारा सहज भाव, जो हमारे यंगर सिबलिंग्स को दिखाता है, छोटे भाई बहन को दिखाता है, पराक्रम को दिखाता है। और क्या कहते हैं, जैसे कितना भी जातक पराक्रमी होगा, कितनी वो मेहनत करेगा, लेजी होगा, हार्ड वर्किंग होगा, इसे हम तीसरे भाव से देखते हैं। चौथा भाव होता है हमारा सुख भाव, जिससे कि हम लैंड्स, प्रॉपर्टीज, बिल्डिंग्स देखते हैं, जातक के व्हीकल्स देखते हैं, कंफर्ट्स देखते हैं, उसकी माता को, उसकी मदर को देखते हैं। फिफ्थ हाउस होता है हमारा सुतह भाव, जिससे हम बच्चों को देखते हैं, प्रोजनी को देखते हैं, रोमांस को देखते हैं, लव मैरिज होगी नहीं होगी, ये हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। सिक्स्थ हाउस होता है हमारा रिपु भाव। रिपु मतलब रोग, ऋण, शत्रु। रोग मतलब डिजीजेस, ऋण मतलब लोन्स, शत्रु मतलब एनिमीज को देखा जाता है उसे। आपकी जॉब को भी सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है। सेवन्थ हाउस होता है हमारा जया भाव। जया मतलब वाइफ, आपकी स्पाउस को देखा जाता है सेवन्थ हाउस से, आपकी पार्टनरशिप को, स्पाउस के साथ पार्टनरशिप को, यदि किसी के साथ बिजनेस की पार्टनरशिप है वो भी सेवन्थ हाउस से देखा जाता है। आठवां भाव होता है हमारा आयु भाव, लॉन्जिविटी, आयु को देखा जाता है। हिडन चीज़ें, जितनी भी चीज़ें छुपी हुई हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़, वो देखी जाती है, हिडन नॉलेज देखी जाती है आठवें भाव से। नौवां भाव होता है हमारा भाग्य भाव, हमारा फॉर्च्यून, हमारे फादर को। चौथे भाव से हम देखते हैं मदर को, नौवें भाव से देखते हैं हम फादर को, हमारे टीचर्स को, हमारी लर्निंग्स को, जातक कितना धर्म वाला है, ये नौवें भाव से देखते हैं। 10वां भाव होता है हमारा कर्म भाव, कि जातक का प्रोफेशन क्या है, उसके कर्म क्या है, ये 10वें भाव से देखे जाते हैं। 11वां भाव होता है हमारा लाभ भाव, आपकी सैलरी, आपके प्रॉफिट्स, ये सब देखे जाते हैं 11वें भाव से। 12वां भाव होता है हमारा व्यय भाव। व्यय मतलब एक्सपेंसेस, आप कितने एक्सपेंडिचर करते हैं, कितने एक्सपेंसेस करते हैं, आपकी लॉसेस, आपकी चोरी चकारी, कोर्ट केसेस, ये सब हम देखते हैं 12वें। अच्छा, और इससे हम लोग मतलब ये तो पूरा मेरा एक तरीके से लाइफ का मैप पूरा डिज़ाइन किया जा सकता है। तो इससे हम लोग क्या, मतलब मेरे को अगले फ्यूचर में कुछ डिसाइड करना है तो क्या ये एस्ट्रोलॉजी मुझे उसमें हेल्प कर सकती है टू मेक अ डिसीजन अबाउट समथिंग? येस ऑफ कोर्स, जैसे कि अभी आपको मैंने बोला ये डिफरेंट भाव है जो सब कुछ बताते हैं। यदि आप मेरे पास आते हो कि मैम हमें क्या प्रोफेशन करना चाहिए, मैं अपनी लाइफ में क्या प्रोफेशन आगे करूँ जिससे कि मेरे को अच्छा होगा, देखो हमारी हॉरोस्कोप सब कुछ बताती है। जो आपका 10वां भाव है वो आपको प्रोफेशन बताता है, तो हम आपके 10th हाउस को डाइसेक्ट करेंगे, वहाँ से देखेंगे कि आपके लिए कौन सा प्रोफेशन अच्छा है। वहाँ का जो प्लैनेट है, हर एक भाव के हर एक स्वामी भी होते हैं, तो आपके 10वें भाव के स्वामी को देखा जाएगा, और वो उस 10वें भाव का जो भी स्वामी है आपके चार्ट में अच्छा होके बैठा है, खराब होके बैठा है। यदि अच्छा होके बैठा है तो हम उसका स्टोन्स रिकमेंड करते हैं, यदि खराब होके बैठा है तो उसके आपको उपाय बताए जाते हैं। अच्छा, तो मतलब हर एक हाउस का भी एक लॉर्ड प्लैनेट होता है? हाँ जी। तो ये कौन कौन से, इन 12 के कौन कौन से लॉर्ड प्लैनेट्स हैं? देखो हमारे जितनी भी राशियाँ होती हैं, 1 से 12 तक राशियाँ होती हैं हमारी। अब हमारी 12 राशियाँ होती हैं जिसको कि 7 ग्रह हमारे स्वामी होते हैं, उनकी लॉर्ड्स होते हैं, जिसमें से दो कभी कभी 2 राशि का एक लॉर्ड होता है। जैसे कि अगर आपको मैं 12 राशियों के लॉर्ड्स बताऊं तो मेष राशि का लॉर्ड होता है हमारा मंगल। वृषभ जिसे हम टॉरस कहते हैं वो वीनस होते हैं उसके। तीसरी राशि होती है चिमिनाई मिथुन, उसके मरकरी होते हैं। फोर्थ राशि होती है हमारी कैंसर कर्क, उसके हमारे स्वामी होते हैं मून चंद्रमा। 5वीं राशि होती है हमारी लियो सिंह, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य देवता। 6ठी राशि होती है हमारी वर्गो कन्या, जिसके स्वामी होते हैं बुध देवता मरकरी। 7th राशि होती है हमारी लिब्रा तुला,
जिसके स्वामी होते हैं हमारे वीनस शुक्र देवता। 8वीं राशि होती है हमारी स्कॉर्पियो वृश्चिक, जिसके स्वामी होते हैं मंगल मार्स। 9वीं राशि होती है हमारी सेजिटेरियस धनु, जिसके स्वामी होते हैं जुपिटर बृहस्पति। 10वीं राशि होती है हमारी कैप्रिकॉर्न मकर राशि, जिसके स्वामी होते हैं शनि देवता सैटर्न। एक्वेरियस मतलब कुंभ राशि, उसके भी स्वामी शनि देवता होते हैं सैटर्न। 12वीं राशि मीन राशि, उसके स्वामी होते हैं बृहस्पति जुपिटर। अब आपके 10वें भाव में कौन सी राशि लिखी है, वो स्वामी हो गए आपके 10वें भाव के। तो वो प्लैनेट मेरी पूरी लाइफ को नहीं, आपके 10th हाउस को गवर्न करेगा, आपके प्रोफेशन को गवर्न करेगा। तो कुछ ऐसा भी होता है कि मतलब जैसे 12 हाउसेज हैं, 12 में मतलब एक ही लॉर्ड होता है हर एक राशि का, या मतलब मेरी कुंडली में एक ही लॉर्ड होगा? नहीं। अब जैसे कि आपको मैंने कहा पहले भाव में जो सी राशि लिखी है, सपोज आपके पहला भाव फर्स्ट हाउस में लिखी है 5वीं राशि, तो 5वीं राशि के स्वामी हो गए सूर्य देवता, मतलब आपके फर्स्ट हाउस के स्वामी लॉर्ड हो गए सूर्य देवता, जो आपकी हेल्थ को गवर्न कर रहे हैं। जैसे कि आपको मैंने कहा था फर्स्ट हाउस होता है आपका हेल्थ, तो आपकी हेल्थ की भागदौड़ किसके पास है, सूर्य देवता के पास। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 5 नंबर लिखा है, और 5 नंबर किसको दिखाता है, सूर्य देवता। तो मैम ये जो हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, इसमें ये साइंस भी आजकल डेवलप हो रहा है, वो उसमें हर चीज़ कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी इवॉल्व कर रही है विद टाइम? नहीं, देखो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी अगर इसका हम इवॉल्व की बताएं, तो जैसे कि अभी हम रेमेडीज़ को ज़्यादा कर रहे हैं। अभी सब लोग अभी कोई भी आएगा ज़्यादा तक रेमेडीज़ बताओ, सब उपायों की ओर भाग रहे हैं। कोई उस ग्रह को समझना नहीं चाह रहा कि हमें उपाय करने की ज़रूरत ही ना पड़े, है ना। उस ग्रह को ही समझ जाए तो हमें उपाय करने की जरूरत नहीं पड़े। लोग स्टोन्स की ओर भाग रहे हैं, आप हमें जेम स्टोन बताओ, जेम स्टोन कौन सा नग पहनना चाहिए, कौन सा पत्थर पहनना चाहिए हमें, है ना। आपने भी सुना होगा कि कभी भी हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो आपसे पूछते हैं अच्छा आपको इसकी महादशा चल रही है, आप ये स्टोन पहन लो, जो कि ऐसा नहीं होता। एक स्टोन को भी रिकमेंड करने के लिए हमें पूरी कुंडली का एनालिसिस करना होता है। हम ऐसे नहीं बोल सकते, सपोज आपको राहु की महादशा चल रही है, तो अब मैं आपको ये नहीं बोलती राहु का स्टोन होता है गोमेद, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी गोमेद पहन लो, सिर्फ ये सुनते कि आपको राहु की महादशा चल रही है। मुझे वो देखना होगा कि वो राहु आपको उस 12 घर में से बैठा कहाँ है, कहाँ दृष्टि डाल रहा है, वो कैसे वो काम कर रहे हैं, तभी तो उसको स्टोन बताऊंगी। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल इससे समझाती हूँ। आपके 2 लोग हैं, आप 2 लोगों को जानते हो। एक ऐसा है जिससे आपकी बिल्कुल भी नहीं बनती, आप उसको एक आंख नहीं मारते, लेकिन आपको ये पता है कि मेरी लाइफ में इसकी आगे लाइफ में आने के लिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत रहेगी, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। तो आप क्या करोगे, उस इंसान के साथ बनाने की कोशिश करोगे ना जी, उसके साथ कुछ ना कुछ करोगे कि मेरे जो उसके साथ रिलेशन है वो सही हो जाए, है ना। वो होता है एक हमारा पाप ग्रह है, जिसके साथ हमारे साथ संबंध अच्छी नहीं है, तो उसके मैं क्या करूँगी, उपाय करूँगी, उसको मनाने की कोशिश करूँगी, है ना। और उसी प्रकार अगर आपको पता है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरा बहुत काम आने वाले आगे, तो मैं क्या करूँगी, उसको हर काम में अपने साथ लेकर जाऊँगी ना, है ना। तो वो होता है मेरा अच्छा प्लानिंग, जिसका मैं पहनूंगी स्टोन जो हमेशा मेरे साथ रहे और मेरे को हमेशा अच्छे रिजल्ट्स दे। उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रह मेरा बेस्ट फ्रेंड है, कौन सा ग्रह मेरा एनिमी है, किसकी मुझे रेमेडीज करनी है, किसका मुझे स्टोन्स पहनने हैं। जी मैम, एक चीज़ और जो मैं जानना चाहता था, जैसे मैं एक सर्टन डे पे सर्टन टाइम पे पैदा हुआ, उसी हॉस्पिटल में और भी बच्चे सर्टन डे सर्टन टाइम पे मतलब ऑलमोस्ट मेरे आसपास ही पैदा हो, तो क्या उनका जो लाइफ जो चार्ट होगा वो एकदम एग्जैक्ट सेम होगा? उनका जो लाइफ का जो ग्राफ होगा वो सेम होगा? नहीं, देखो इसमें यहाँ पर बात आती है फिर से हमारे कर्मों की। अब जैसे कि आपको मैं बताया कि हमारे कर्म, अब कोई अगर आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, सामने वाले के साथ भी धोखाधड़ी हुई, अब आपने उस धोखाधड़ी में आपने यही नहीं सोचा कि मैं इसके साथ, आपने बोला मैंने अपना कर्म कर रहा हूँ, मैंने भगवान पे छोड़ दिया, मैं क्यों बीच में पढ़ूँ, भगवान की और इसमें अपना मैं, मेरे अंदर वो नहीं है कि मैं इससे बदला लूँगा, और मैं, आपने उस चीज़ को छोड़ दिया और आप आगे बढ़ गए। उसी समय दूसरे ने कहा इसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, अब मैं भी रिवेंज लूँगा, बदला लूँगा, मैं गलत के साथ गलत ही करूँगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे दोनों के कर्म अलग हो गए ना। तो जो हमारे को रिजल्ट मिल रहा था उसको भी अलग मिलेगा और दूसरे वाले को भी अलग मिलेगा। तो हमारा जो रिजल्ट है वो हमारा पूरा डिपेंड करता है हमारे कर्मास पे, कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं, उस पर ही हमारा सारा रिजल्ट, हमारी पूरी चीज़ें निर्धारित होती हैं। प्लैनेट है राहु और केतु, ये भी ऑलमोस्ट शनि के जितने ही, हाँ, इनको बताया जाता है कि भाई आपकी
कुंडली में केतु बैठा हुआ है या राहु बैठा हुआ है, तो क्या ये जो ग्रह है राहु शनि केतु ये वाकई में ही इतने डरावने हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मिथ है कि राहु केतु की महादशा चल रही है तो आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि हरे राहु की महादशा चल रही है, अरे केतु की बड़ी, केतु और राहु केतु बने कैसे? राहु केतु ने भी अमृत मंथन में अमृत चख लिया था ना, जो ये हरिवंश वो हिरण्य कश्यप के बेटे थे, दोते थे स्वरभानु। अब उन्होंने क्या किया, जब समुद्र मंथन हो रहा था, जब अमृत बंट रहा था, तो वो भेष बदल करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गए थे। जो उन्होंने थोड़ा सा ही अमृत चखा था, तब उन्होंने इशारा किया सूर्य देवता ने और चंद्रमा ने कि ये दानव है, ये क्या कहते हैं देवता नहीं है। तो तब उसी समय उनका यहाँ से गर्दन काट दी गई। तो जब लेकिन उन्होंने थोड़ा सा तो अमृत पी लिया था, जिससे वो अमर हो गए। जब वो ऐसे कट गए तो एक पार्ट बन गया राहु, एक पार्ट बन गया केतु। अच्छा, ठीक है ना। और फिर कहीं ना कहीं उनके अंदर बेनिफिकनेस तो होगी, कुछ ना कुछ तो उस अमृत का असर होगा ना। अमृत पिया उन्होंने, तभी तो वो राम केतु बने, तभी तो वो अमर हुए। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर बेनिफिकनेस है। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी इंसान कितना भी बुरा हो, कहीं ना कहीं अच्छाई उसके अंदर होती ज़रूर है, क्योंकि उस राहु केतु में भी कहीं ना कहीं अच्छाई है। अब वो बस आपको अच्छाई पकड़ के चलने की ज़रूरत है। तो इनके भी कुछ उपाय हैं जो हाँ, कर सकते हैं? देखो, राहु केतु के राहु आपको मटेरियलिज्म की ओर लेकर जाता है, केतु आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर लेकर जाता है, आइसोलेशन की ओर लेकर के जाता है। अगर यदि आपको अपनी लाइफ में मटेरियलिज्म कम करना है, राहु आपको इतना देता है, आपको पैसे वाला बना देता है, आपको बहुत सी चीज़ें। अच्छा, मुझे तो लगता था कि ये सिर्फ नुकसान देते हैं। नहीं नहीं नहीं, राहु आपको अगर किसी ने अपने राहु को अच्छे से इस्तेमाल किया, राहु आपसे कहता है कि थोड़ी सी ना तिगड़मबाजी कर ले और अपना काम करवा ले, किसी का नुकसान मत कर। मतलब कि एक बहुत बड़ी क्यू है, ठीक है, ऐसे इसकी मेट्रो स्टेशन पे बहुत बड़ी क्यू होती है टोकन के लिए, तो अपना दिमाग लगा के फटाफट आगे चला जा, किसी का नुकसान भी मत कर और अपना काम भी कर ले। तो राहु ये चीज़ कहता है आपसे। तो तिगड़मबाजी से जो काम करते हैं ना बिना किसी का नुकसान करे, तो उसका राहु बहुत स्ट्रॉन्ग। तो राहु आपको बहुत कुछ देता है, लेकिन वो कहता है कि किसी का बुरा मत। देखो, कोई भी ग्रह ऐसा नहीं कहता कि तू सामने वाले का बुरा कर, चाहे वो शनि हो, चाहे वो राहु हो, चाहे वो केतु हो। मैलेफिक है, पाप ग्रह है, ये भी नहीं कहते कि तू सामने वाले का मर्डर कर दे, उसके पैसे खा जा, उसके साथ कुछ बुरा कर दे। कोई भी प्लैनेट, कोई भी ग्रह ये नहीं कहता, चाहे वो छाया ग्रह हो, चाहे वो प्लैनेट हो। तो आप राहु से भी बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। राहु किसको डिनोट करता है? राहु भी एक शूद्र है, वो डिनोट करता है स्वीपर्स। तो अगर आप स्वीपर्स के साथ अच्छा बिहेवियर रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको राहु स्ट्रॉप हो जाता है। केतु होते हैं डॉग्स, तो डॉग्स के साथ आप अच्छा बिहेवियर रखेंगे, आपका केतु ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो जो डॉग्स और कैट्स होते हैं ये पालने चाहिए? देखो, डॉग्स को पालने चाहिए, क्योंकि देखो अगर आप किसी को फीड करवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको, जब आप किसी डॉग को फीड करवाते हैं तो उसके लिए आप भगवान होते हैं, क्योंकि आप मालिक है उसके, उसको खाना दे रहे हैं। अब उसको आप पाल करके आप उसके साथ ये नहीं है कि आप अपने डॉग को तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं और जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। आपको अपने डॉग को भी प्रोटेक्ट करना है, आपको स्ट्रीट डॉग्स को भी अच्छे से रखना है। तो पालने से कुछ इसमें आप ही ग्रहों पे असर नहीं पड़ता, बल्कि आपका केतु स्ट्रॉन्ग होता है। थैंक यू सो मच नेहा फॉर कमिंग, एंड लेट्स सी अगर हम लोग दोबारा कभी इस टॉपिक पे बात करें तो आई विल बी वेरी हैप्पी। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करें तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।